हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ऑसिलेटर्स। ऑसिलेटर्स कैसे काम करते हैं और ऑसिलेटर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, आइए चलो शुरू करते हैं ऑसिलेटर्स के बारे में। तो ऑसिलेटर जो है ये क्या करता है, डीसी एनर्जी को ऑसिलेटर ये डीसी एनर्जी को एक वेरिंग फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ये अगर डीसी सोर्स यहाँ लगा होगा, इसकी मोटी मोटी डेफिनेशन है कि डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक वेरिंग फ्रिक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है। अच्छा, जो एम्पलीफायर होता है और ऑसिलेटर दोनों में क्या डिफरेंस है। एम्पलीफायर में हम कोई बाहर से एक इनपुट अप्लाई करते हैं, तब हमें आउटपुट पर एक एम्पलीफाइड फॉर्म सिग्नल प्राप्त होता है, डीसी सोर्स। तो एम्पलीफायर में बाहर से कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं तो हमें तब जाके आउटपुट पर सिग्नल मिलता है। बट इन केस ऑफ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर में जो बाहर से कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करते और आउटपुट पर हमें सिग्नल मिलता है। ठीक है, बस दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है। अब आइए इसकी जो ऑसिलेटर की डेफिनेशंस लिखते हैं। ऑसिलेटर जो है, ऑसिलेटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which converts DC electrical energy into varying frequency signal। ठीक है। अब जो वेरिंग फ्रिक्वेंसी सिग्नल है ये हमारा जो है कुछ हर्ट्ज से लेकर के और गीगाहर्ट्ज तक हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि ऑसिलेटर के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं क्या होते हैं बनाने के लिए। किसी ऑसिलेटर को जो उसके मुख्य जो भाग होते हैं बनाने के लिए क्या क्या चीज़ होती है। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑसिलेटर। तो किसी भी ऑसिलेटर को बनाने के लिए मुख्यतः में तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है, पहला है हमारा एम्पलीफायर, दूसरा है हमारा फीडबैक नेटवर्क और थर्ड है हमारा रेजोनेटर। ठीक है, इसे हम टैंक सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के जो ऑसिलेटर बनता है कुछ इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। सपोज ये हमारा एम्पलीफायर है, ये इसका आउटपुट है यहाँ पे, और ये हमारा फीडबैक नेटवर्क है। फीडबैक नेटवर्क और ये टैंक सर्किट। तो अब इसका आउटपुट का कुछ पार्ट हम यहाँ से उठा लेते हैं फीडबैक नेटवर्क के थ्रू, और ये जाता है टैंक सर्किट को। टैंक सर्किट को और टैंक सर्किट की आउटपुट जाती है एम्पलीफायर को, और एम्पलीफायर के आउटपुट में हमें जो है यहाँ पे सिग्नल मिलता है। ये मोटा मोटा एक ऑसिलेटर के बारे में बताया। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है ऑसिलेटर्स को हम जो है कितने भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला तो होता है आउटपुट की वेव शेप के आधार पे कैटेगरी जो बनाते हैं। आउटपुट की वेव शेप, अगर यहाँ पे हमें साइन वेव मिलती है तो बोलते हैं इसको सिनुसोइडल, और अगर
हमारी साइन वेव के अलावा दूसरी कोई वेव मिलती है तो हम कहते हैं इसको नॉन सिनुसोइडल। ठीक है, तो ये तो हुआ वेव शेप के आधार पे। दूसरा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम टैंक सर्किट के आधार पे। तो इसमें भी हम ऑसिलेटर को 4 भागों में बांट सकते हैं। अगर टैंक सर्किट में हमने लगाया है इंडक्टर कैपेसिटर तो बोलेंगे उसको एलसी। दूसरा होता है आरसी, आरसी फेज शिफ्ट। और अगर हमने यूज़ किया है नेगेटिव रेजिस्टेंस जैसे टनल डायोड तो बोलेंगे इसको नेगेटिव रेजिस्टेंस। और चौथा होता है टनल डायोड, सॉरी, क्रिस्टल कंट्रोल्ड। ठीक है, अब देखिए जो एम्पलीफायर होता है उसका गेन होता है, अगर पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है तो उसका गेन होगा, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर का गेन होता है ए डैश इजिकल टू 1 माइनस बीटा ए। ठीक है जी। अब इसमें फॉर्मूले में किसी भी एम्पलीफायर को ऑसिलेटर बनने के लिए जो मेन कंडीशन है वो ये है कि इसकी पूरे की वैल्यू होनी चाहिए इनफाइनाइट। अगर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो कब होगी, जब ये डिनोमिनेटर जो है आपका बराबर 0 के होगा। ठीक है, तो यहाँ से निकल कर आता है 1 माइनस ए बीटा इजिकल टू 0। ठीक है, सॉरी, मॉड इसका शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमें जो मिलता है ए बीटा इजिकल टू 1, ये कंडीशन मिलती है। अब इसमें जो है इसको अगर हम ए बीटा इजिकल टू 1 प्लस J0, ये वाली, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बीटा एंगल फाइव इजिकल टू 1 एंगल 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो कंडीशन मिलती हैं कि जो इसका मैग्नीट्यूड है ए बीटा का ये होना चाहिए इक्वल टू 1 के, और फेस होना चाहिए 0 या 360 डिग्री। पहला है गेन की वैल्यू, ओपन लूप गेन ए बीटा इक्वल टू 1। दूसरा है हमारा नेट फेस शिफ्ट। ठीक है, अराउंड द लूप, तो ये होना चाहिए हमारा 0 डिग्री या 360 डिग्री। तो इन दोनों कंडीशन को हम बोलते हैं बरखाउसेन क्राइटेरिया, इसी को बोलते हैं बरखाउसेन क्राइटेरिया।